हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस एजुकेशनल चैनल द लर्नोपीडिया। टॉपिक चल रहा है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास। और इसमें हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और आज हम 5वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ऊपर लिखा हुआ है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। नाम से ये क्लियर है, समाज और धर्म में सुधार करना ऐसा आंदोलन। ये जो आंदोलन होगा ये 1857 की क्रांति के बाद और देश की आज़ादी के बीच का आंदोलन होगा, जहाँ से भारतीय समाज पूरी तरह से परिवर्तन हो जाएगा। इसके पहले का जो समाज देखेंगे वो रूढ़िवादी और अंधविश्वासों से भरा हुआ था, और इस आंदोलन के बाद जो समाज उभर कर आएगा वो तर्क शक्ति और बुद्धि का प्रयोग करेगा और ब्रिटिशों से छुटकारा पाएगा। तो इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो पहले का समाज था वो कुरीतियों और अंधविश्वासों से भरा हुआ था। अब ये देश को महसूस होने लगा था कि हमारा जो भारतीय समाज है वो अंधविश्वासों से भरा हुआ है। वैसे भारतीय समाज बहुत अच्छा था, लेकिन इसमें समय के साथ साथ इसमें बहुत सारे परिवर्तन आते गए और अंधविश्वास इसमें भरते चले गए, तो उन्हें हटाना बहुत ज़रूरी था, वरना हमारा ये समाज वहीं पिछड़ा का पिछड़ा ही रह जाता और शायद हमें आज़ादी मिल भी नहीं पाती। तो भारतीय समाज को महसूस होने लगा था कि हमारा समाज पिछड़ा हुआ है, तो इसमें सुधार करना बहुत आवश्यक है। और इसी बीच बहुत सारे व्यक्ति उभर कर सामने आते हैं जो यह बताते हैं कि हमारा जो समाज है वो पिछड़ा हुआ है और इसमें सुधार किया जाना चाहिए, जिसमें नाम आता है राजा राम मोहन रॉय का, फिर दयानंद सरस्वती का, स्वामी विवेकानंद, परमहंस, फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिर उसके बाद मुस्लिम सुधार में भी बहुत सारे लोग आते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे सभी धर्मों में सुधार होता है और भारतीय समाज, एक नया समाज भारत का उभर कर सामने आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे राजा राम मोहन राय को। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। राजा राम मोहन राय, फिर इसके बाद दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस से, फिर विवेकानंद, तो इन लोगों से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते रहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग पाए भी होंगे, देखे भी होंगे। तो ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 के बाद से ही पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसीलिए पूरा डिटेल में स्टडी करते रहिए और वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले हम राजा राम मोहन राय की जीवनी को देखते हैं, फिर इसके बाद इन्होंने क्या क्या काम किया उसे भी देखेंगे। राजा राम मोहन राय, इन्हें तो सबसे पहले राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दिया था राजा। वो कहा था कि आप लंदन जाइए, ये बहुत ही बुद्धिमान थे और सूझबूझ के साथ बातें करते थे। तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने कहा था कि आप लंदन जाइए और वहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी की बात करिएगा, तो ये लंदन गए थे। इनका जन्म होता है 1772 राधापुर बंगाल में होता है इनका जन्म। ये एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं और इनकी मृत्यु जो होती है वो 1835 ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई रहती है, और यहाँ वहाँ पर उनकी एक प्रतिमा भी बनी हुई है जो अब भी है। ऐसे हाथ में बुक लिए हुए हैं, टोपी पहने हुए, उनकी प्रतिमा बनी हुई है इंग्लैंड में। इसके बाद इनके विचार को देखते हैं, इन्होंने क्या क्या विचार दिया है। ये एकेश्वरवाद के समर्थक थे। ये बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों और वेदों का अध्ययन किए। ये सिर्फ हिंदू धर्म का ही अध्ययन नहीं किए, ये मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म को भी पढ़े थे, और इन सब में वो पाए कि यहाँ पर एक ही ईश्वर की बात की जा रही है, तो इसलिए ये एकेश्वरवाद के समर्थक हैं। और तर्कवाद, तर्कवाद मीन्स अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए। मानवतावाद, क्लियर है, इंसानियत, मानवतावाद। मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि मूर्तियों को पूजना नहीं चाहिए, ये नाम मात्र की हैं, हमें जीवात्मा की पूजा करनी चाहिए। बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया और सती प्रथा का तो जमकर विरोध किया था। उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और उनके सहयोग से सती प्रथा का पूरी तरह से अंत कर दिया था।
तो सती प्रथा का अंत करने वाले कौन है? राजा राम मोहन राय। किसकी सहायता से? विलियम बेंटिक की सहायता से। पश्चिमी शिक्षा के समर्थक, ना कि पश्चिमीकरण। ये पश्चिमी शिक्षा के समर्थक थे, मीन्स पश्चिमी शिक्षा जो ईसाई धर्म था, जो वेस्टर्न कल्चर था, वहाँ के जो लोग थे उन लोगों का समर्थन करते थे। मीन्स अगर उनसे आपको कुछ सीखना है तो सीखिए, अच्छी चीज़ें हर जगह से सीखनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि अच्छी चीज़ें सीख करके आप अपनी चीज़ों को भूल जाएं। तो ये ऐसी बात नहीं कहते हैं, वो कहते हैं कि आप उनसे भी सीखिए। जो ब्रिटेन के लोग हैं आप उनसे भी सीखिए कि वो लोग कैसे रहते हैं और कितनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, उनकी लैंग्वेज क्या है, उनका पहनावा क्या है। तो ये सब चीज़ें आप सीखिए, बट उसको कब यूज़ करना है आप इसका भी ध्यान रखिए, ना कि पश्चिमीकरण। आप पूरी तरह से अंग्रेज बन जाइए, ये भी सही बात नहीं है। और इन्होंने बहुत सारी पत्रिकाएं भी निकाली थी। संवाद कौमुदी जो बंगाली भाषा में थी, ये बहुत सारी भाषाओं का अध्ययन किए थे और ज्ञाता भी थे। संस्कृत, अरबी, फारसी और बंगाली, उर्दू, अंग्रेजी, इन सब भाषाओं का वो अध्ययन किए थे और उसमें निपुण भी थे। तो संवाद कौमुदी ये बंगाली भाषा में किताब थी, उसका प्रकाशन, पत्रिका थी, उसका प्रकाशन किया। फिर मिरात उल अखबार जो फारसी भाषा में रहता है। फिर प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ब्रह्मकालीन मैगजीन और तूफत उल मुवाहिन, ये भी फारसी भाषा में रहता है। इन सब का प्रकाशन वो करते हैं और ऐसी बहुत सारी पत्रिकाएं हैं जिसका प्रकाशन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ही लिखा हुआ है जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। इसके बाद इन्होंने बहुत सारी संस्थाएं भी बनाई हैं, जिसमें आत्मीय सभा का गठन किया इन्होंने 1814 में। फिर यहाँ पर ब्रह्म समाज 1828 में, वेदांत सोसाइटी 1816 में। इसमें ब्रह्म समाज सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद वेदांत सोसाइटी 1816 में, हिंदू कॉलेज कलकत्ता में और वेदांत कॉलेज कलकत्ता में, ये दोनों कलकत्ता में स्थापित किया 1817 और ये 1825 में। तो इसे तो बस रटना है कि ये कॉलेज या फिर ये सभा, ये सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित की गई है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसके बाद इनके बहुत सारे नाम हैं जिसमें इन्हें युगदूत कहा जाता है। युगदूत काफी इंपॉर्टेंट नाम है। युगदूत काफी इंपॉर्टेंट नाम है इनके लिए, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है भारत का युगदूत किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। और ये कहा किसने था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि इन्होंने युग का परिवर्तन किया था। 1857 के बाद से यहाँ पर एक नए युग का आरंभ हो रहा है ना। इन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया, इसीलिए भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी इन्हें कहा जाता है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, लोगों के हृदय में अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण और प्रेम की भावना को जागृत करते हैं कि ये पूरा राष्ट्र एक है, हमें छोटे छोटे जगह पर युद्ध नहीं करना है, हमें पूरे राष्ट्र के लिए लड़ना है। फिर पूरब से पश्चिम के सेतु हैं ये, पूरब भारत, पश्चिम ब्रिटेन की तरफ से। तो पूरब और पश्चिम के मध्य ये सेतु का काम करते थे। वहाँ की भाषाएं, वहाँ के चीज़ों को यहाँ लेकर आते थे और भारत की चीज़ों को ब्रिटेन तक लेकर जाते थे। तो ये मध्य सेतु थे। फिर भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर, फिर आधुनिक भारत का इन्हें जनक कहा गया है। फिर भारतीय पुनर्जागरण का पिता, लोगों के हृदय में रेनेसां पुनर्जागरण जागृत कर रहे हैं। फिर नव जागरण का अग्रदूत इन्हें कहा गया है, नव भारत का तारा भी कहा गया है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो इन्हें दिया गया है। तो इतनी बातें समझ में आ गई, विचार, पत्रिकाएं, संस्थान और सम्मानित नाम। इसके बाद अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रह्म समाज को लेकर, जो इनका सबसे इम्पोर्टेंट ब्रह्म समाज रहा है। इसमें क्या था ब्रह्म समाज में? ये हिंदू धर्म सुधार आंदोलन था। हिंदू धर्म में सुधार करना था। हिंदू धर्म में उस समय बहुत सारी कुरीतियां, अंधविश्वास भरे पड़े थे, तो उसमें बहुत सारे सुधार करना था। इसमें क्या था? सभी धर्मों के गुणों का समावेश। सभी धर्म मतलब
इस्लाम, ईसाई, सिख, पारसी जो भी धर्म थे सबका उन्होंने अध्ययन किया और सब में जो अच्छी अच्छी बातें थी वो सब अपने इस ब्रह्म समाज में रख दिया। क्लियर। फिर इन्होंने कहा अवतारवाद, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, कर्मकांड का विरोध करना चाहिए। अवतारवाद जो ईश्वर अवतार लेते हैं ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा गलत है। बहुदेववाद जो हम बहुत सारी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, बहुत सारी मूर्तियों की पूजा करते हैं। कर्मकांड जो ये सारे कर्मकांड मीन्स समझ ही रहे हैं, तो उसका इन्होंने विरोध किया। जब इनकी मृत्यु होती है तो ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है 1866 में। इनकी मृत्यु कब होती है? 1835 में। और 1866 में ये ब्रह्म समाज विभाजित हो जाता है दो टुकड़ों में। पहले का नाम होता है आदि ब्रह्म समाज और दूसरे का नाम होता है भारतीय ब्रह्म समाज या कहें नवीन ब्रह्म समाज। इसके समर्थक होते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर या कहें देवेंद्रनाथ ठाकुर और इसके समर्थक होते हैं केशव चंद्र सेन। देवेंद्रनाथ टैगोर की एक पुस्तक है तत्व बोधिनी समाज। ये इस पत्रिका का संपादन करते हैं। फिर 1878 में फिर ये समाज विभाजित हो जाता है भारतीय नवीन ब्रह्म समाज। फिर ये विभाजित हो जाता है दो टुकड़ों में। पहला होता है भारतीय ब्रह्म समाज जिसके समर्थक केशव चंद्र सेन, वो इसी के समर्थक रहते हैं। और फिर विभाजन जो दूसरा विभाजन हुआ रहता है साधारण ब्रह्म समाज और इसके कई सारे लोग समर्थक रहते हैं आनंद मोहन बोस, बिपिन चंद्र पाल, द्वारकानाथ गांगुली और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और इधर केशव चंद्र सेन की दो पत्रिका है इंडियन मिरर और सुलभ समाचार। और तो कुछ। तो अब हम देख लेते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती को, जिन्हें उत्तर भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली आंदोलन किया था। इनका जन्म होता है 1824 में काठियावाड़ गुजरात में, सौराष्ट्र उस समय था। मृत्यु 1883 अजमेर राजस्थान में होती है। इनका वास्तविक जो नाम था वो मूल शंकर था। आगे चलकर ये अपना नाम बदल लेते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती और इनके गुरु रहते हैं स्वामी विरजानंद जो मथुरा में रहते थे। और संज्ञा दिया गया है जैसा कि मैंने बताया उत्तर भारत का मार्टिन लूथर। क्यों? क्योंकि इन्होंने धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में प्रभावशाली आंदोलन किया था, सबसे प्रभावशाली आंदोलन किया था। अब इनकी क्या क्या विचारधाराएं रहती हैं? मूर्ति पूजा, अवतारवाद, कर्मकांड, अनुष्ठान, बहुदेववाद का ये विरोध करते हैं, जो कि सेम राजा राम मोहन राय का भी यही था। अस्पृश्यता का विरोध करते हैं, छुआछूत का ये विरोध करते हैं। शूद्रों और महिलाओं की शिक्षा का समर्थन करते हैं। कहते हैं कि शूद्रों को भी पढ़ने का अधिकार है, महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार है और इनके उन्नयन की वो बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि वेदों की ओर लौटो, मीन्स वेद को पढ़ो, वेद में बहुत सारे ज्ञान है, तर्क बुद्धि की बातें की गई हैं उसमें, उन बातों को फॉलो करो, ना कि अपने इस कुरीति और अंधविश्वास को मानो। अगर जो भी चीज़ आपको माननी है तो एक बार सोच समझ कर उसे माननी चाहिए। तुरंत कोई कहता है उसे मान नहीं लेना चाहिए। फिर इन्होंने कहा भारत भारतीयों के लिए है, भारत भारतीयों के लिए है, इन्होंने ये कहा था। और एनी बेसेंट ने कहा कि ये बात कहने वाले स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। अभी तक ये बात किसी ने नहीं कही थी। इन्होंने स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया है। इसके बाद इनकी संस्था 1875 में आर्य समाज के बारे में अभी हम आगे देखेंगे। और इनकी प्रमुख पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जो 1874 में प्रकाशित होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है ये। और सत्यार्थ प्रकाश कौन लिखा हुआ है ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद ये गौ रक्षक आंदोलन भी चलाएं 1882 में। गौ रक्षक के लिए मीन्स गायों को जो मारा जाता था और
हाँ मारा जाता था, बस उसके लिए गौरक्षक आंदोलन भी इन्होंने चलाया। पाखंड खंडनी पताका 1866 में चलाया। जो हमारे धर्म में बहुत सारे पाखंड भरे हुए थे, उसके लिए पाखंड खंडनी पताका चलाया 1866 में। इसके बाद हिंदी को कहा कि राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, और राष्ट्रभाषा बनी भी किसके टाइम पर? दयानंद सरस्वती के टाइम पर। अब देख लेते हैं आर्य समाज को, जो 1875 में स्थापित होता है मुंबई में, लेकिन 1877 में ये लाहौर में शिफ्ट हो जाता है। इसका हेडक्वार्टर लाहौर में बनता है। इसमें था कि प्राचीन वैदिक धर्म को शुद्ध रूप से पुनः स्थापित करना था। मीन्स हमें आगे तो बढ़ना है, लेकिन अपनी पीछे की चीज़ों को हमें छोड़ना नहीं है, उसे ले करके हमें चलना है। वेदों को पढ़ने पर इन्होंने बहुत जोर दिया था। ये जो आर्य समाज था वो 10 सिद्धांतों की बात करता था, जिसमें से पहला सिद्धांत वेदों की बात करता था, वेदों को पढ़ने की बात करता था, और बाकी जो सिद्धांत थे वो नैतिकता और सद्गुण की बात करता है। और कहा गया कि वेदों की सर्वोच्चता के साथ पुनर्जन्म, फिर कर्म पर विश्वास करना चाहिए, निर्गुण ईश्वर पर विश्वास किया। जैसे यहाँ मैंने बताया मूर्ति पूजा का ये खंडन किए, तो निर्गुण ईश्वर पर विश्वास करते थे। इसके बाद इन्होंने बताया महिलाओं का बहुत समर्थन किया। कहा कि विवाह की आयु 16 वर्ष लड़की की हो और 25 वर्ष लड़के की हो। काफ़ी जल्दी, लड़के का काफ़ी लेट हो गया। चलिए, इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, और एक शुद्धि आंदोलन चलाया कि जो व्यक्ति अपने धर्म परिवर्तन किया हुआ है और वो फिर से वापस उसी धर्म में आना चाहता है, तो उसके लिए शुद्धि आंदोलन होता था। अपने धर्म में वापस आने पर शुद्धि करना। जब इनकी मृत्यु हो जाती है 1883 में, इसके बाद 1892 में ये भी समाज विभाजित हो जाता है 2 भाग में। पहला जो रहता है वो पाश्चात्य शिक्षा, इसमें जो कुछ लोग रहते हैं वो पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करते हैं, पश्चिमी शिक्षा मीन्स वेस्टर्न कल्चर का विरोध करते हैं, और कुछ लोग वेस्टर्न कल्चर का समर्थन करते हैं। तो जो विरोध करते हैं वो रहते हैं स्वामी श्रद्धानंद, मुंशीराम, और 1902 में ये गुरुकुल की स्थापना करते हैं, जिसमें पाश्चात्य शिक्षा का विरोध रहता है। और जो समर्थन में रहते हैं लाला लाजपत राय और हंसराज, ये दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना करते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया राजा राम मोहन राय को और दयानंद सरस्वती को। ये 2 लोग का हमने अच्छी खासी जीवनी देख ली है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, यहाँ आप इसे पढ़ लीजिए, यहाँ से बहुत कुछ मिल जाएगा आपको पॉइंट्स। और इसके बाद नेक्स्ट अब हम वीडियो में देख लेंगे ईश्वरचंद विद्यासागर को देख लेंगे, और भी बहुत सारे हैं, और सबसे मेन थियोसोफिकल सोसाइटी और उनका स्वामी विवेकानंद को, वो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इन चारों को नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और 4 और कुछ अन्य भी हैं, तो ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर हिंदू सुधार आंदोलन खत्म हो जाएगा, फिर हम मुस्लिम सुधार आंदोलन को देखेंगे। लगभग 3 वीडियो में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।